नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत हो। तहे दिल से स्वागत। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट जो है एलएलबी कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एडवोकेट है प्रेजेंट टाइम में या एडवोकेट की प्रैक्टिस में हो, तो सभी लोगों के लिए जो ला जानना चाहते हैं मेरे भाई, इंटरेस्टेड है। बाकी तो कानून सबको जानना चाहिए, कानून सबके लिए एक बराबर है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एविडेंस ला। एविडेंस ला से जो है हम लोग जो है लेक्चर नंबर जो है 3 को पढ़ेंगे, जो कि 2 लेक्चर मैंने जो है आप लोगों के बीच में कंप्लीट कर दिया। तीसरा क्या है, हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सेमेस्टर एग्जाम में 110 नहीं 200% आएगा मेरे। जैसे हम लोग कहते हैं एडमिशन, हिंदी में इसे कहते हैं, हम लोग यहाँ लिखा हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत प्रवेश और प्रवेश के लिए स्वीकार्यता के कारण होते हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, आपको बता दूं ये सेक्शन नंबर जो है 17 से लेकर के 23 में दिया गया है आपके जो है एविडेंस ला 1872 के में। ठीक, सेक्शन नंबर 17 से लेकर के 23 तक। चलिए जानते हैं अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। यहाँ से बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा आपको, बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। और लोगों के बीच में शेयर करिए। इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल ना ध्यान मतलब जो है गुस्सा होइएगा। आप लोग जो है अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे भी लेक्चर्स मिले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नहीं तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और अच्छे तरीके से जाइए, इसको एक्सप्लेन करिए। हिंदी में यही इंग्लिश में लिखना है तो आपके लिए तो और आसान है और ईजी है। ठीक, बाकी हिंदी मीडियम तो कठिन है मेरे भाई, इंग्लिश मीडियम एकदम ईजी है। ला के लिए इंग्लिश मीडियम एकदम ईजी है। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट इसके हैं तो इसलिए मैं इसको बताता हूँ। जैसे लोगों के जो है रिक्वायरमेंट आते हैं उसी तरह से मैं पढ़ाता हूँ। ठीक, शब्द अभियुक्त व्यक्ति प्रवेश का अर्थ स्वेच्छा से किसी विशेष तथ्य से अस्तित्व या सच्चाई की स्वीकृति है, लेकिन साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रवेश को संकुचित अर्थ में परिभाषित किया गया है। यह केवल मौखिक या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में निहित बयान द्वारा प्रवेश से संबंधित होता है। मतलब मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, ये 3 चीज़ों से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 1872 की धारा जो है 17 से लेकर के 23 में प्रवेश से संबंधित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 1872 की धारा 17 के अनुसार एक प्रवेश एक मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में निहित एक बयान है जो किसी भी तथ्य का प्रासंगिक तथ्य के संदर्भ में सुझाव देता है। मतलब एक कि आप आगे जो है इस केस को बढ़ाइए, जो एविडेंस होता है। ठीक, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा जो है और परिस्थितियों में किया जाता है, इसमें इसके बाद उल्लेख किया गया है। देखिए, न्यायिक कार्यवाही में प्रवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यदि एक पक्ष एक मुकदमे या किसी अन्य कार्यवाही के लिए साबित करता है कि दूसरे पक्ष ने अपना मामला स्वीकार कर लिया है और तो अदालत का काम आसान हो जाता है। मतलब ये एविडेंस ये है जो होता है एडमिशन। जब कोई आप मुकदमा जो है दायर करते हैं तो आप वही एडमिशन होता है, जा करके मुकदमा दाखिल कर देते हैं, तब आगे जो है बढ़ता है किसी के माध्यम से। 3 तरीके से होता है, जैसे कि आपको बता दिया कि मौखिक रूप से, दस्तावेजी रूप से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा। ठीक, ये कहा गया। प्रवेश की परिभाषा को 3 भागों में बांटा गया। देखिए, यह मौखिक या दस्तावेजी हो सकता है। दूसरा, प्रवेश तभी जो है प्रासंगिक होगा जब यह अधिनियम में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो। यह सूची धारा 18 में पाई जानी है। 18 में द्वारा जो सेक्शन जो होगी तभी माना जाता है प्रवेश। देखिए, तीसरा पॉइंट है, प्रवेश अधिनियम में उल्लिखित परिस्थितियों में ही प्रासंगिक, मतलब ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख धारा 18 से लेकर के 30 में किया गया है। ये 3 तरीके से माना जाएगा, तभी जो है माना जाएगा कि एडमिशन जो प्रासंगिक मतलब जो है अच्छे तरीके से हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक, आगे देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के लिए अनुसार परिभाषा जानिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 17 के तहत दी गई परिभाषा के अनुसार स्वीकृति एक बयान है जो मुद्दे में किसी तथ्य के अस्तित्व या मुद्दे से संबंधित तथ्य के रूप में कुछ अनुमान का सुझाव देता है। यदि उदाहरण के लिए किसी एक व्यक्ति पर ऋण की वसूली के लिए मुकदमा चलाया जाता है और उसकी खाता बही में ऋण के तथ्य को दर्ज करते हुए एक प्रविष्टि होती है, तो यह उसकी देयता के हिस्से पर एक प्रवेश है। या यदि वह उस प्रभाव के लिए कोई बयान देता है, मतलब कोई बयान वो किसी के सामने, मतलब वहाँ कोर्ट के सामने देता है, वह पैसे का भुगतान करता है, मतलब या बयान देता है या पैसे का भुगतान करता है, जो देता की प्रत्यक्ष स्वीकृत होने का प्रवेश भी होगा। यह ऋण के तथ्य के किसी भी प्रमाण की आवश्यकता को समाप्त पूरी तरह से कर देगा। ये सब सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। ठीक, प्रवेश 3 प्रकार का होता है। औपचारिक या न्यायिक प्रवेश, नंबर
2 है औपचारिक और जो है आकस्मिक प्रवेश, नंबर 3 है आचरण और आचरण द्वारा प्रवेश। ये 3 तरीके का प्रवेश भी होता है, इसके काइंड्स लिख लीजिए। औपचारिक या न्यायिक प्रवेश में प्रवेश है जो किसी जो है पक्ष द्वारा मामले की कार्रवाई के दौरान किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट के सामने किसी मामले में एक पक्ष द्वारा दिया गया बयान औपचारिक या न्यायिक प्रवेश की जो है श्रेणी में आता है। जो प्रवेश जो है अनौपचारिक प्रकृति के होते हैं और मामले के रिकॉर्ड में नहीं आते हैं उन्हें अनौपचारिक या आकस्मिक कहा जाता है। प्रवेश उदाहरण के लिए हत्या के एक अभियुक्त को चोटें आई है और इलाज के दौरान उसने जो है चिकित्सक को चोट का कारण बताया है, जो है उक्त सभी जो है स्पष्टीकरण को एक प्रवेश के रूप में माना गया था पूरी तरह से। ठीक, जो प्रवेश किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा किए जाते हैं उन्हें आचरण द्वारा प्रवेश कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे यदि कोई व्यक्ति जो है पुलिस द्वारा अनौपचारिक पूछताछ के दौरान उस स्थान से भाग गया हो तो उस व्यक्ति के इस आचरण को जो है आचरण द्वारा प्रवेश कहा जाता है। ठीक, अयोध्या प्रसाद के मामले में जानिए। भवानी शंकर माननीय अदालत ने कहा कि न्यायिक प्रवेश के विपरीत जो पार्टियों के लिए बाध्यकारी है, अतिरिक्त न्यायिक प्रवेश केवल आंशिक रूप से बाध्यकारी है। इस सिद्धांत का जो है अपवाद उन मामलों में पाया जाता है जहां वह जो है निबंधन के प्रभाव के रूप में कार्य करते हैं या करते हैं पूरी तरह से। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि यह है एक प्रवेश होने के लिए एक बयान उस हद तक जाना चाहिए। यह पर्याप्त होगा कि यदि कथन किसी तथ्य को स्वीकार करता है तो उसके दायित्व के रूप में जो है एक अनुमान का सुझाव पूरी तरह से देता है। दृष्टांत का पर विष द्वारा खा की मृत्यु कारित करने का आरोप है और उसने जो है स्वीकार किया है कि उसने विष खरीदा था। इस कथन से पता चलता है कि हत्या का दोषी है जब तक कि जो है वह यह साबित नहीं कर सकता कि उसे किसी निर्देश जो है उद्देश्य के लिए जो है जहर की ज़रूरत थी। ठीक, ये चीज़ें जब तक साबित नहीं करेगा जब तक वो मानेगा ही जाएगा कि इन्होंने क्राइम किया। अनुमान स्पष्ट है कि जो है असंदिग्ध होना चाहिए। एक है चिखम कोटेश्वर राव बनाम आप लोग का सुब्बा राव का केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुमान की स्पष्टता और अस्पष्टता के संबंध में कुछ मार्गदर्शन दिए थे। देखिए, यह है कोर्ट की ओर से दिए गए दिशा निर्देश। जानिए, नंबर फर्स्ट है उसके द्वारा कथित जो है स्वीकारोक्ति के आधार पर पार्टी के अधिकार को पराजित करने से पहले उसके द्वारा किए गए बयान का निहितार्थ स्पष्ट और निर्णायक होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। कोई संदेह स्पष्टता नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट तीसरा है उनके सभी बयानों को एक साथ पढ़ना जरूरी होता है। ये तीसरा बात। चौथा देखिए, अगला है मद्रास उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा कि प्रवेश केवल अनुमान ही सुझाते हैं। न्यायालय को बयान के अंदर से ही जांच करनी चाहिए और उसके बयान के लिए एक पार्टी को रखने से पहले यह देखना चाहिए कि बयान स्पष्ट है और व्यापक है। यह पूरे हॉग जाना चाहिए जैसा कि इस मुद्दे पर था पूरी तरह से। उदाहरण के लिए देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा जो है केवल एक स्वीकार करना कि उसने जो है कागज़ के एक टुकड़े पर जो है बिना उसकी प्रकृति और सामग्री को जाने अंगूठा जो है का निशाना या हस्ताक्षर कर दिया है, उसके द्वारा स्वीकार नहीं है कि उसने दस्तावेजों को जो है निष्पादित पूरी तरह से किया है। ठीक, प्रवेश की स्वीकार्यता के कारण देखिए। जानिए, प्रवेश के एक प्रशासनिक साक्ष्य में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कई जो है कारण सुझाव हों, जैसे हम लोग को फिक्शन ऑन द लॉ ऑफ एविडेंस में ऐसे 4 कारणों को सुझाव दिया गया और गंभीर रूप में दी गई है। देखिए, नंबर फर्स्ट नंबर है सबूत की जो है छूट के रूप में प्रवेश है। पहला यह है कि यदि किसी पक्ष ने किसी तथ्य को जो है स्वीकार किया है तो वह उसके खिलाफ उस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता से मुक्त हो जाता है। यह सबूत की छूट के रूप में कार्य करता है। एक निश्चित सीमा तक इस सिद्धांत को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जो है 58 में जो है पूरी तरह से अपनाया गया है। धारा कहती है कि किसी भी कार्यवाही में किसी भी तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है जिसे पक्षकार या उनके एजेंट सुनवाई में स्वीकार करने के लिए सहमत है पूरी तरह से। अगर उनके एजेंट और उसके जो है पक्षकार जो है पूरी तरह जो है उसमें सहमत है तब जो है ज़रूरी नहीं है कि इस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता हो। वे अपने हाथों से किसी भी लिखित रूप से स्वीकार करने के लिए सहमत है या जो किसी नियम द्वारा जो है उस समय बल में
दलील देने के लिए समझा जाता है कि उन्होंने जो है अपनी याचिकाओं को जो है स्वीकार कर लिया है पूरी तरह से, ये कहा गया। ये खंड इस प्रभाव को जो है केवल परीक्षण के समय या याचिका के हिस्से के रूप में मुकदमेबाजी के संदर्भ में किए गए औपचारिक प्रवेश तक की सीमित करता है, और यह खंड जो है विशेष रूप से केवल एक स्वीकारोक्ति पर लागू होता है जो कि निशान की दृष्टि से स्वेच्छा से किए गए थे, और उन लोगों के लिए जो है नहीं जिन्हें साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया गया था। बाद में आम तौर पर मुकदमेबाजी पर विचार करने से पहले किए गए आकस्मिक बयान शामिल होते हैं जो प्रकृति में निर्णायक होते हैं। धारा 58 अपने सिद्धांत में एक प्रावधान भी प्रदान करता है। अदालत अपने विवेक से पार्टी या एजेंट द्वारा अदालत के जो है समक्ष स्वीकार किए गए तथ्यों को साबित पूरी तरह से करने की आवश्यकता कर सकती है। ये अदालत विवेक पर है कि अदालत को पार्टी को जो है साबित करने की आवश्यकता है या नहीं, उसका दाखिला या नहीं। इस प्रकार अदालत पूर्ण या आंशिक रूप से प्रवेश को जो है स्वीकार कर सकती है या अतिरिक्त सबूत की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए प्रमाण की छूट को प्रवेश की प्रासंगिकता के लिए एक विशेष कारण नहीं किया जा सकता। ये अदालत के जो है मूड पर डिपेंड करता है, उसके माइंड पर डिपेंड करता है, उससे जो है बुद्धि पर डिपेंड करेगा। ठीक। दूसरा है ब्याज के लिए बयान के रूप में प्रवेश होना चाहिए। अब इसको अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा कि ब्याज के खिलाफ बयान के रूप में क्या होता है क्या नहीं होता है। इसमें आप लोग जो देखिए धारा 17 में आवश्यकता नहीं है कि बयान स्वयं को नुकसान पहुँचाना वाला होना चाहिए। इसके बारे में ये सब सारी चीज़ें दिए गए, आप एक बार अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। देखिए आपको बता भी देता हूँ। हालांकि स्वयं सेवा कथन को साबित करने का अपवाद जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 21 के तहत दिया गया है, लेकिन कभी कभी जो है किसी का जो है स्वयं या सब जो है सेवित कथन उसके स्वयं के हित को प्रतिकूल हो जाता है पूरी तरह से। ये सब सारी चीज़ें दिया है मेरे भाई इसमें। अब ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अब तीसरा पॉइंट क्या है, विरोधी या विरोधाभासी बयानों के सबूत के रूप में जो स्वीकारोक्ति दिया गया है। इसमें जानिए आप लोग का जो विरोधाभासी से रिलेटेड क्या है। देखिए, एक और कार्य जो आंशिक रूप से प्रवेश की प्रासंगिकता के जिम्मेदार है वह यह है कि पार्टी के बयान और उनके जो मामले के बीच एक विरोधाभास है। इस तरह के जो विरोधाभास उनके मामले को बदनाम करता है। उदाहरण के लिए देखिए, ए ने बी को पर जो भूमि के गलत कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया, लेकिन भूमि के जो है कागज़ से पता चलता है कि ए के पिता सी ने जो है बी को जो उस भूमि का निवास करने का अधिकार दिया है। भूमि पत्र में यह बयान उनकी ओर से एक स्वीकारोक्ति है क्योंकि यह बी के खिलाफ उनके मामले का खंडन करता है, लेकिन यह केवल आंशिक रूप से सच है क्योंकि सिद्धांत यह है कि पार्टी मामले के तथ्यों के बारे में अपने सभी विरोधी बयानों को साबित कर सकती है और वह आवश्यक नहीं है कि उसके मामले में असंगत हो पूरी तरह से। ठीक। चौथा पॉइंट है सच्चाई के लिए जो है साक्ष्य के रूप में स्वीकारोक्ति में जो सच्चाई होनी चाहिए, ये चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। देख, इसमें जो आप लोग का केस है, देखिए स्लेटरिस वर्सेस आप लोग का पॉलिसी का केस है। देखिए 3 पार्क में बी ने जो है देखा एक पक्ष के खिलाफ साक्ष्य में जो कुछ कहता है कि ए जो है पक्ष को जो है सच जो है मानता है और उसे ऐसा माना जा सकता है पूरी तरह से। ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 प्रासंगिक तथ्य के बयान से संबंधित है जो कि लिखित रूप से में हो सकता है या किसी व्यक्ति द्वारा मौखिक रूप में भी किया जाता है, जो मर चुका है, जो नहीं मिल सकता है, जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो, जिनकी हाजिरी बिना किसी देरी या खर्च के प्राप्त नहीं की जा सकती है, जो इस परिस्थितियों में अदालत के रूप अनुचित प्रतीत होता है। इस लेख में हमने एक जो है मृत व्यक्ति के बयान पर चर्चा भी किया है। ठीक। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मृत्यु घोषणा आप लोग को बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक। इसमें हम नहीं इसको पढ़ा सकते क्योंकि ये देखिए अभी बड़ा है और आप लोग का जो है बड़ा ही हो जाएगा। मृत्यु की घोषणा देखिए, अब इसको अलग वीडियो में हम पढ़ा देंगे आप लोगों को। ठीक। क्योंकि बड़ा ये एक अच्छा टॉपिक है, बढ़िया है। ठीक। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, और ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहेगा आप लोग। ठीक। और नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू। एनी प्रॉब्लम एनी डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, या व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए 7985535991। इस पर मैसेज करिए, इस पर कॉल करके बताइए। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो, वहाँ बेनिफिट होगा। ठीक। थैंक यू।